Course number 6. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो विंडोज़ की वर्चुअल मशीन है वो मे भी प्रॉपरली वर्चुअल बॉक्स में प्रॉपरली रन ना कर रही हो, तो मैंने कहा आपको बता दूं इस क्लास में कि ये कैसे आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करनी है कि आपकी मशीन जो है वो सही तरह से चले, क्योंकि इस क्लास में हम विंडोज़ की मशीन पे काम करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है यहाँ पर क्लिक करके एक्सप्लोरर में और जाना है आपने कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर आपने कैटेगरी करनी है लार्ज आइकॉन्स पे और प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाना है। प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी, वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशंस। ठीक है, जो आपने इंस्टॉल की थी यहाँ पर डिवाइसेस में जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज से करके इंस्टॉल की थी। ठीक है, यहाँ पर इसे आपने राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, प्रॉपरली जब अनइंस्टॉल हो जाएगा मशीन को एक दफा रीस्टार्ट करें। उसके बाद आपने जाना है, वेट अ सेकेंड, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर दिस पीसी में और यहाँ से आपने दोबारा उन्हें जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। अभी यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इसे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास ऑप्शन होगा इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, यस करें और यहाँ से आपने इसे जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा आपने जाना है यहाँ पर कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में हम चलेंगे, यहाँ पर लार्ज आइकॉन्स कर लें और यहाँ पर जाना है, वेट अ सेकंड, हाँ, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है आपने और टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। इसमें जाने के बाद आपने कुछ जो ऑप्शन है उन्हें ऑफ करना है। ये वाला हाइपर वी का जो ऑप्शन है आपने वो ऑफ कर देना है। ठीक है, क्योंकि हाइपर वी जो है वो वर्चुअल मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम पहले ही वर्चुअल मशीन में है। ठीक है, तो वो इसे स्लो कर देगा। उसके बाद विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, ठीक है, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इसे भी आपने अनचेक कर देना है। जब आप इसे अनचेक करेंगे ना तो आपको यस और नो का ऑप्शन आएगा, यहाँ फिर सिस्टम रीस्टार्ट होगा। उसके बाद ओके करेंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद ये आपका फीचर ऑफ हो जाएगा। विंडोज के अंदर आपने जो है ये वाली सेटिंग करनी है। ठीक है, विद इन विंडोज। अभी वर्चुअल बॉक्स में आपने क्या सेटिंग करनी है, सेटिंग्स में जाना है, मशीन की सेटिंग में, यहाँ पर सिस्टम में आपने जाना है और यहाँ पर आप देखें मैंने इसे 16 GB रैम दी हुई है। जरूरी नहीं कि आप भी इसे 16 GB जो है वो रैम दें, आप जो है इसे 2 GB दे सकते हैं, 4 GB दे सकते हैं। जहां तक आपका ग्रीन आ रहा है ना उसका तकरीबन आधा इसे दे लें और आधा जो है आप काली को दे दें। ठीक है, काली को आप कम भी दे सकते हैं क्योंकि काली इतना जो है वो विंडोज की तरह रिसोर्स हंगरी नहीं है। इसमें अगर विंडोज में आप देखेंगे तो ये काली से बहुत ज्यादा जो है रैम वो कंज्यूम कर रहा होगा। उसके बाद ये इसे रैम थोड़ी ज्यादा करने अगर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है चिपसेट, ये आपको नीचे नजर आ रहा है चिपसेट, ये आपने करना है ICH9। ठीक है, पहले आपका कोई और होगा, आप इसे ICH9 कर दें। उसके बाद प्रोसेसर में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्रीन आपकी लाइन थोड़ी आगे है तो आप दो सिस्टम से दो सीपीयू अगर दे लें आप, ठीक है, नहीं तो एक पर भी नॉर्मल जो है वर्क करेगा। एक्सेलरेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना। डिस्प्ले में आपने वी बॉक्स वीजीए करना है। वी बॉक्स वीजीए जब आप करेंगे नीचे आप देख रहे हैं जैसे कि ये इनवैलिड सेटिंग्स बता रहा है, इनवैलिड सेटिंग्स डिटेक्टेड बता रहा है, लेकिन इसे इग्नोर करें। आपने यहाँ पर वी बॉक्स वीजीए करके एनेबल 3D एक्सेलरेशन कर देना है। ठीक है, लेकिन आपका पहला होगा वी बॉक्स एसवीजीए। ठीक है, आपका पहले एसवीजीए होगा, आपने उसे सिलेक्ट करके 3D वर्चुअलाइजेशन, सॉरी 3D एक्सेलरेशन को एनेबल करना है और उसके बाद वी बॉक्स सिलेक्ट करके ओके कर देना है। आपको बोलेगा इनवैलिड सेटिंग्स हैं ब्ला 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 जो भी, लेकिन आपने इसे करके ओके कर देना है और मशीन को रीस्टार्ट कर लेना है। आपकी मशीन जो है वो नॉर्मली वर्क करेगी। लेकिन अगर आपकी मशीन वैसे ही नॉर्मली वर्क कर रही है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, मतलब प्रॉपरली वर्क कर रही है, स्मूथली वर्क कर रही है, तो आपको कोई भी सेटिंग को छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, अभी आगे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अभी काली लिनक्स में मौजूद हूँ, मैं लिनोवो के सिस्टम में से चला रहा हूँ। नेटवर्क पे कोई और भी कनेक्टेड होगा, फॉर एग्जांपल आपके जो है घर में आप कनेक्टेड हो, आपके सिबलिंग्स कनेक्टेड हैं, भाई बहन कनेक्टेड हैं। एक नेटवर्क को कैसे पता लगता है कि कौन सा बंदा जो है वो उसे मैं क्या बुलाऊं? ठीक है, मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है एक नेटवर्क पे। उसके लिए पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम है, उसमें मैं हूं, मेरा नाम है उसामा। उसमें एक और भी है,
स्टूडेंट जिसका नाम है हसन। अगर मुझसे किसी ने बात करनी है तो कोई मेरा नाम लेके मुझसे बात कर सकता है, क्योंकि मेरा नाम जो है वो मेरी आइडेंटिटी है और हसन की आइडेंटिटी भी उसका नाम है। तो जिसने भी मुझसे बात करनी है वो सिंपली मेरा नाम लेके मुझसे बात कर सकता है। लेकिन अगर क्लास में एक और उसामा भी मौजूद है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपली कोई मेरा फुल नेम जो है वो लेके मुझसे बात कर सकता है। अगर दूसरा वाला जो उसामा है उसका नाम भी उसामा तैयब है तो आ जाएगा एक कॉन्फ्लिक्ट। इस मिसाल को आप आगे जहन में रखिएगा। तो जिस तरह बताया जा रहा था कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरा नाम है, नेटवर्क पर किसी सिस्टम की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है उसका आईपी एड्रेस। हर सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है। नेटवर्क पे एक जो नेटवर्क होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे जो राउटर लगा हुआ है वो एक प्रॉपर नेटवर्क है। नेटवर्क को इस बात से कोई गरज नहीं कि उसके साथ एचपी कनेक्टेड है, उसके साथ डेल कनेक्टेड है या उसके साथ लिनोवो कनेक्टेड है। नेटवर्क ने एचपी को भी आईपी एड्रेस देना है, डेल को भी आईपी एड्रेस देना है, लिनोवो को भी आईपी एड्रेस देना है और इन सब को डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस देने हैं। अगर इनमें से दो सिस्टम्स का एक ही आईपी एड्रेस आता है तो क्या होगा? एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा नेटवर्क पे और नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इन सम केसेस सिस्टम जो है वो आपका मे बी रीस्टार्ट हो जाए। तो अभी मैं जिस मशीन में मौजूद हूँ उसका आईपी एड्रेस क्या है वो जानने के लिए अभी कालिनिक्स के आप टर्मिनल में जाएं। यहां पर मैं कमांड लिखता हूं if config की कमांड if config और एंटर करता हूं। तो यहां पर कमांड लिखने के बाद मेरे पास जो है वो काफी लाइंस आ गई हैं। इसमें जो आईपी एड्रेस है वो यहां पर है, ये वाली फील्ड, ये आईपी एड्रेस है इसका 10.0.2 और .15। अभी अगर मैं जाता हूं अपनी विंडोज की मशीन में और यहां पे आपने सर्च करना है CMD। CMD कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। ये टर्मिनल की तरह ही होता है। अगर आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स नजर नहीं आ रहा तो आप सिंपली स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी एक सर्च बार होता है जो कि इनविजिबल होता है इन सम केसेस। तो वहां पर CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होगा आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो कमांड है आईपी एड्रेस को रिवील करने की वो है आईपी कॉन्फिग। वहां पे था IF कॉन्फिग लिनक्स के टर्मिनल में, विंडोज में IP कॉन्फिग होगी वो कमांड। यहाँ पर अब देखें, आपने एक बात देखनी है यहाँ पे कि मेरा जो यहाँ पर आईपी एड्रेस है वो क्या है 10.0.2.15। ये वाली जो लाइन है मेरी ये आईपी एड्रेस है। लेकिन यही आईपी एड्रेस जो था वो आपका काली में था और यही आईपी एड्रेस जो है 10.0.2.15 आपका विंडोज की मशीन में भी है। तो ये क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन क्या ये वाकई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ये दोनों अलग अलग क्लासरूम्स में मौजूद हैं? मतलब कि मे बी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पर मौजूद है। अभी अगर हम चलते हैं ना वर्चुअल बॉक्स में तो वहां पर जाके चेक करते हैं कि ये जो हमारी मशीन्स दोनों रन कर रही हैं इनके नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कहां कहां पर इनका नेटवर्क जो है वो सेट है। तो विंडोज 10 की अगर मैं सेटिंग में जाता हूं और यहाँ पर मैं नेटवर्क वाले टैब पे जाता हूं तो ये देखें ये नेट के साथ कनेक्टेड है। इसे मैं करता हूं ओके। यहाँ पे भी मैं कालिनिक्स में जाता हूँ, इसकी सेटिंग में जाता हूँ और इसके मैं नेटवर्क वाले टैब पर जाता हूँ तो ये नेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। वहां वाला नेट और ये वाला नेट दोनों डिफरेंट नेट हैं। वो सिर्फ नेट था और ये नेट नेटवर्क है। मतलब कि ये दोनों जो मशीन्स हैं वो दोनों अलग अलग नेटवर्क्स पर हैं। मींस कि ये आपस में बात नहीं कर सकती। अब मैं विंडोज में जाऊंगा, यहाँ पर सेटिंग्स में चलते हैं
और यहाँ पर नेटवर्क में मैं सिंपली इसे कर देता हूँ नेट नेटवर्क पे और ओके। ओके करने के बाद मैं वापस चलता हूँ अपनी मशीन में, विंडोज की मशीन में। अभी मैं ट्राई करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग की कमांड से, ये मुझे कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि नेटवर्क जो है वो मैंने रीसेट किया है, तो मे बी मेरा इंटरनेट अभी सही से चल नहीं रहा। ये आइडेंटिफाई की स्टेज में है, जो भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस से मैं क्या दूं, कौन सा नेटवर्क है, किस टाइप का नेटवर्क है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ अभी ये चीज़ें बाकी शो हो रही हैं, आईपी एड्रेस मेरा शो नहीं हो रहा। अभी यहाँ पर ये मेरे पास अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क का एरर टाइप आ गया है। अभी मैं दोबारा अगर आईपी कॉन्फ़िग की कमांड चलाता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आईपी एड्रेस आया है या नहीं। ये हमारे पास इसका आईपी एड्रेस आ गया है नेट नेटवर्क पे। इसे मैं नो करता हूँ और मैं नेटवर्क चेक करता हूँ कि मेरा प्रॉपरली सेट हो गया है। हाँ, मेरा नेटवर्क 2 जो है इंटरनेट एक्सेस जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं दोबारा जो है वो CMD को ओपन करता हूँ, यहाँ पर सर्च करें CMD और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ IP कॉन्फ़िग, एंटर। और ये देखें, ये अभी मेरा प्रॉपर जो है आईपी एड्रेस आ गया है, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये दूसरी लाइन में, जो कि है 10.0.2.5। ये आपको पहले जो 3 नजर आ रहे हैं मींस के ये काली के नेटवर्क पर ही मौजूद है। सिंपली वो था 15 और ये है 5। ये दोनों एक ही नेटवर्क में है, मतलब कि एक ही क्लासरूम में है, एक दूसरे से बात ये कर सकते हैं। अब ये पहले 3 क्या हैं और ये वाला क्या है, ये सब हम नेटवर्किंग की क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर भी मैंने ये ज़रूरी समझा कि थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन दे दूं नेटवर्किंग के हवाले से। लेकिन अगर आपने नेटवर्किंग को अच्छे से नहीं समझना तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मे बी आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लें लेकिन आगे आप बढ़ नहीं सकेंगे सही से। तो नेटवर्किंग की क्लासेस को लाजमी के लाजमी लें और अभी बढ़ते हैं हम आगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी काली की मशीन में। तो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये जिसने भी नेटवर्क पे काली की मशीन से बात करनी है उसे एड्रेस ये देना पड़ेगा कि मैं इस मशीन से बात करना चाहता हूँ। और काली भी अगर किसी से भी बात करेगा तो उन्हें शो होगा कि ये काली की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है बात करने की, या कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रॉडकास्ट आईडी एक होती है, मतलब कि अगर ये जो पूरे का पूरा नेटवर्क है इस पे जितने भी सिस्टम हैं उन सब पे कोई मैसेज अगर आपने भेजना है तो उसका एड्रेस होगा ये ब्रॉडकास्ट आईडी वाला। इस एड्रेस पे अगर कोई मैसेज भेजा जाएगा तो नेटवर्क पे जितने भी सिस्टम्स होंगे उन सबको मैसेज मिलेगा। और ये बात आपने नोट करनी है कि इसका जो इंटरफेस है, ये नेटवर्क जो बता रहा है, जिसकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, उसका नाम है ETH0। एक सिस्टम में मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। इसका जो इंटरफेस हमें जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम है ETH0। अगर इसमें मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस का मतलब होता है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हर सिस्टम में जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड होता है जो कि ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो आपको ग्राफिक्स में मदद देता है। जो CPU होता है वो ब्रेन ऑफ सिस्टम होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। हार्ड डिस्क जो होती है वो स्टोर करने के लिए काम होती है। उसी तरह जो NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो नेटवर्क की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। इसमें ये ETH0 है हमारे पास, मतलब कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो एक NIC है ETH0 के नाम से। हो सकता है कोई और NIC भी हो तो उसका यहाँ पर ETH1 आएगा या ETH2 जो भी आएगा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे इसलिए भी शो नहीं हो सकता कि मे बी उसके ड्राइवर हमने ना इंस्टॉल किए हों, तो डिफरेंट केसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो इंटरफेस है ETH0 के नाम से। उसके बाद यहाँ पर जो आपको LO नजर आ रहा है, LO जो होता है वो होता है लूप बैक के लिए। लूप बैक मतलब कि जो हमारी मशीन का एड्रेस है वहीं पर, ठीक है, उसी का एड्रेस जो है वो ये हमें दिखा रहा है लूप बैक 127, जो कि होता है 127.0.0.1। अगर मैं इस पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे वापस रिक्वेस्ट आएगी। ये जो होता है NIC को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, कभी कभी
चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो NIC है उसमें कोई फॉल्ट है, वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम अगर इस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें एरर आएगा, हमें इस तरह पता लग जाएगा कि हमारा NIC जो है उसमें मसला है। अगर हमारा ये जो है वर्क कर रहा है और हमारा नेटवर्क का जो इंटरफेस का IP एड्रेस है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, अगर उस पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो ठीक तरह से नहीं चल रही, तो मतलब हमारे जो है वो नेटवर्क में मसला है, NIC हमारा जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कमांड हमने यूज की है ifconfig, इससे आपको ये तो पता लग गया है कि ये नेटवर्क का IP एड्रेस वगैरह क्या है, क्या इसकी डिटेल है। लेकिन ये भी वायर्ड जो है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, वेट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ये वायर्ड कनेक्शन है, कनेक्टेड है, क्योंकि मैं एक्चुअली में वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन वर्चुअल बॉक्स जो है उसने एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वो इसे एज अ वायर्ड कनेक्शन आगे दे रहा है इस वर्चुअल मशीन को। लेकिन अगर आपने अपने वाईफाई की डिटेल्स वगैरह चेक करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, iwconfig। अगर मैं वो कमांड यहां पर लगाता हूं अपने टर्मिनल में, iwconfig एंटर करता हूं, तो ये मेरे पास आता है कि नो वायरलेस एक्सटेंशंस। मतलब कि हम जो मशीन यूज कर रहे हैं वो एक एक्चुअल मशीन नहीं, वो एक, सॉरी वेट अ सेकंड, वो एक वर्चुअल मशीन है। और वर्चुअल मशीन जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसकी फैसिलिटी वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है। और वर्चुअल बॉक्स ने अपना जो है वो नेटवर्क एक बनाया हुआ है, नेटवर्क जो है वो वर्चुअल बॉक्स का है, वो हमारा अपना नेटवर्क नहीं है। वो वर्चुअल बॉक्स उसे, जैसे कि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूं लेकिन मुझे यहाँ पर वायर्ड शो करवा रहा है, तो अपने हिसाब से उसने नेटवर्क बनाया हुआ है। हम चाहें तो डायरेक्टली वाईफाई से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी हम आगे जाके डिटेल देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप काली लिनक्स को एक USB में इंस्टॉल करके सिस्टम पे रन करते हो तो आपकी वाईफाई विदाउट एनी टेंशन वर्क करेगी। और अगर आप उसमें iwconfig की कमांड चलाएंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल जो है वो बताई जाएगी कि इसका जो वायरलेस का ETH0 है उसकी क्या डिटेल्स वगैरह हैं, क्या उसका IP एड्रेस है, ठीक है। लेकिन आप वर्चुअल मशीन में भी उसे यूज कर सकते हो। वो किस तरह, वायरलेस को एक्टिवेट करने के लिए ये जो वाईफाई है, ये इसके ETH0 को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक एक्सटर्नल कार्ड, एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड के जो नाम से जाना जाता है, नेटवर्क कार्ड से, कार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो आपको TP लिंक का भी मिल जाएगा, अल्फा का भी मिल जाएगा। वो USB की फॉर्म में होता है, उसे आपने ला के अपनी USB पोर्ट में जो है वो इंसर्ट करना है, जहां आप USB वगैरह लगाते हो, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, अभी मैं इसकी स्क्रीन को छोटा करता हूं और यहां पर चलता हूं। मैं इसके साथ एक नॉर्मल USB जो है वो कनेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि इस वक्त क्लास बनाते वक्त मेरे पास अभी वाईफाई कार्ड मौजूद नहीं है एक्सटर्नल, तो मैं एक नॉर्मल जो USB है वो लगा लेता हूं, लेकिन वाईफाई कार्ड भी इसी तरह वर्क करेगा। अभी मैंने नॉर्मल एक USB जो है वो इंसर्ट कर ली है। मेरी जो होस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने मुझे बताया है कि भाई एक वॉल्यूम D के नाम से USB यहाँ पर हमें डिटेक्ट हुई है। अगर मैं यहाँ पर मशीन ऑन रखते ही इस तरह ये डिवाइसेस पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं जाऊंगा USB में, तो ये मुझे दिखा देगा कि भाई कौन कौन सी यहाँ पर मौजूद है मेरे पास USB कनेक्ट करने के लिए। इसी लिस्ट में आपके पास जो है वो आ रहा होगा नेटवर्क कार्ड, अगर TP लिंक है तो आ रहा होगा TP लिंक समथिंग समथिंग, लेकिन मेरी जो USB है वो यहाँ पर है। सिंपली मैं अगर इसे करूंगा क्लिक, तो यहाँ पर मेरे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से ये जो होगी ये हट जाएगी। क्यों नहीं हटी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ डिवाइसेस पे अगेन, और ये मुझे एरर आया है, कैंट अटैच USB डिवाइस, USB SanDisk 3.2। मेरे ख्याल से इस वजह से एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मशीन की सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे USB में जाता हूँ तो ये मेरा एनेबल तो है, लेकिन मेरा USB 2.0 समथिंग है, मेरी USB जो है वो 3.0 है। तो अभी मशीन को मैं एक दफा करता हूँ यहाँ से ऑफ, और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसे परमानेंटली कनेक्ट कैसे करना है।
मतलब कि जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे, यूएसबी होगी या आपका जो नेटवर्क कार्ड होगा वो आपकी मशीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं काली की सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर यूएसबी में जाता हूँ और यूएसबी 3.0, अगर आप नेटवर्क कार्ड कर रहे हैं तो 2 पॉइंट पर ही रहने दें। यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड और यहाँ पर यूएसबी सैनडिस्क 3.2 Gen 1 इसे कर देता हूँ मैं ओके। और अभी मशीन को करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यू वॉल्यूम आ गया है। ये वही हमारी यूएसबी है जो हमने कनेक्ट की है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका जो है वो कंटेंट आ जाएगा। इसी तरह आपने करना क्या है कि डिवाइसेस पे जाके ऊपर सिंपली आपका जो भी यहाँ पर वो कनेक्ट होगा एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड जो होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है, आपका कनेक्ट हो जाएगा। और अगर वैसे मसला बने तो मशीन की सेटिंग्स में जाके तो यूएसबी वाला जो टैब होगा यहाँ पे जो है इसे सेट कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको मशीन को जो है वो पावर ऑफ करना पड़ेगा। मशीन को ऑन करने से पहले भी आप ये कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी समझ दिया कि कैसे आप जो है वो डाटा वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको होस्ट मशीन से कोई आपको चाहिए चीज तो आप यूएसबी की मदद से इनके अंदर जो है चीजें ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन वर्चुअल बॉक्स में हमारे पास एक और भी ऑप्शन होता है शेयर्ड फोल्डर्स का। यहाँ पे आप जो है वो मशीन के साथ जो आपकी वर्चुअल मशीन होगी उसके साथ अपनी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर भी शेयर कर सकते हो। होस्ट मशीन कौन सी है हमारी? ये वाली, जिसके अंदर हमारा जो है वो काली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है एज अ वर्चुअल मशीन। इस मशीन के अंदर हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है और उसमें हमने जो है वो मशीन अपनी इंस्टॉल की हुई है। तो यहाँ पर शेयर्ड फोल्डर को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जो है ना एक शेयर्ड फोल्डर जो है वो डाल देता हूँ। नया न्यू फोल्डर मैंने ये क्रिएट किया है और इसके अंदर कोई भी एक न्यू फाइल जो है वो हम डाल देते हैं। कुछ भी टेक्स्ट की फाइल हम डाल देते हैं। इसके अंदर हम कोई कंटेंट भी डाल देते हैं। यहाँ पे दिस इज अ मैसेज और इसे सेव कर देते हैं। अभी हमने इस फोल्डर को शेयर करना है अपनी वर्चुअल मशीन के साथ, तो वो किस तरह करेंगे? यहाँ पर जैसे कि मशीन की सेटिंग में शेयर्ड फोल्डर्स में आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि फोल्डर का पाथ क्या आपने देना है। यहाँ पर हम इसे पाथ देंगे जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है उसका। कहाँ पर है वो है हमारे डेस्कटॉप पे और ये न्यू फोल्डर है वो वाला। इसे करते हैं सिलेक्ट फोल्डर और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं इनको देख लें। ये रीड ओनली का जो ऑप्शन है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, इसे चेक कर देंगे तो मतलब आपकी जो वर्चुअल मशीन है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकती। मतलब आप सिर्फ फाइल्स जो भी उसके अंदर होंगी उन्हें सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, रीड कर सकते हो। और परमिशंस हमने देख लिया है, रीड क्या होती है, राइट क्या होती है। आप इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ रीड ही कर सकते हो जो भी कंटेंट है। ऑटो माउंट पे करेंगे तो जब भी आपकी मशीन स्टार्ट वगैरह हुआ करेगी ये अपने आप जो है ये माउंट हो जाएगा। और नीचे अगर आप मेक परमानेंट पे करेंगे तो ये फोल्डर आपका परमानेंटली मशीन के साथ जो है वो शेयर हो जाएगा। अभी इसे मैं ओके करता हूँ और इसे भी ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि साइड पे न्यू फोल्डर एक हमारे पास आ गया है ऑटोमेटिकली, और ये वही फोल्डर है जो हमने वहां पर क्रिएट किया था और ये वही फाइल है जो हमने पहले क्रिएट की है। अभी इस फाइल में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैसेज इन अ वीएम, ये करके तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास आया है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड ओनली है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। वो इस वजह से हम नहीं कर सकते मेरे भाई क्योंकि इस सेटिंग्स में वहां पर हमने रीड ओनली पे क्लिक किया था। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ फोल्डर पे तो ये देखें ये रीड ओनली पे है। इसे मैं अनचेक करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से भी ओके करता हूँ। इसे अभी के लिए मैं कैंसिल करता हूँ और कंट्रोल एस में दोबारा प्रेस करता हूँ, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि हमने इन बिटवीन जो है वो परमिशन वगैरह चेंज की हैं। उस वजह से हमारे पास साइड पे एक नया फोल्डर आ गया है। इसे मैं अभी क्लोज करता हूं और न्यू फोल्डर को जो है डोंट सेव यहां पर करता हूं और न्यू फोल्डर को ओपन करते हैं। ये सेम फोल्डर है लेकिन उसे पता नहीं लग रहा। इससे मैं जो है यहाँ पर
क्लिक करके एडजस्ट कर सकता हूँ, इजेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर आया है कि हम जो है वो सुपर यूजर नहीं है, हम रूट नहीं है। ठीक है, ऐसे क्लोज कर दिए, अपने आप हाइड हो जाएगा, चला जाएगा, जब आप मशीन रीस्टार्ट वगैरह करेंगे थोड़ी देर में खुद ही हो जाएगा। लेकिन जो हमने रीड ओनली को हटा के यहाँ पर किया है, अभी देखें न्यू डॉक्यूमेंट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ मैसेज इन अ वीएम, और अगर मैं कंट्रोल एस से इसे सेव करता हूँ तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा पहले ही ओपन है किसी और जगह पे। ठीक है, उस वजह से ये सेव नहीं हो रहा। लेकिन अगर बिजी ना भी होता तो मे बी ये ना चलता, क्योंकि हम सुपर यूजर में मौजूद नहीं है। ठीक है, हम रूट में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन एज रूट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ और देखते हैं कि फिर हमारी कोई चेंजिंग होती है या नहीं। ठीक है, अभी हमें ये वार्निंग दे रहा है कि हम रूट में हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी टेक्स्ट फाइल जो है वो विंडोज में ओपन थी, इस वजह से ये बिजी बता रहा है। बट यू गेट द पॉइंट कि कैसे आप जो है वो फोल्डर को शेयर कर सकते हो अपने काली के मशीन में और अपनी फाइल्स को इन एंड आउट कर सकते हो। एक और चीज मैं लगते हाथ आपको बता दूं, वो ये है कि मशीन सेटिंग्स में एक और ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हो कॉपी पेस्टिंग के लिए, और वो जनरल में होगा एडवांस वाले टैब में। यहाँ पर आता है शेयर क्लिपबोर्ड। ठीक है, शेयर्ड क्लिपबोर्ड आप चाहते हैं या नहीं, है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये दोनों ही डिसेबल्ड हैं। मैं उसकी आपको वजह बताता हूं। अभी मैं अगर नोटपैड ओपन करता हूं और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूं, दिस इज अ मैसेज, और इसे मैं सारे को कॉपी कर, जी हम काली की मशीन में नहीं कर रहे, आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम ये अपने होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं कॉपी करता हूँ और अभी मैं काली की मशीन में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, इसे मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और न्यू फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ या पेस्ट करता हूँ, तो ये कुछ भी पेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं विंडोज की मशीन से कॉपी करके आया हूँ, यहाँ पे नहीं वर्क कर रहा। वो इस वजह से कि यहाँ से ये डिसेबल्ड है। या फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये वाला जो फोल्डर है इसे ड्रैग करता हूं अपनी काली की मशीन में यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखें मेरे कर्सर के साथ माउस पॉइंटर के साथ एक क्रॉस टाइप का निशान है, वार्निंग का निशान है कि ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से, क्योंकि वो डिसेबल्ड हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शंस। अगर मैं इनमें से एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास आगे जो है वो 3 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर पहला है होस्ट टू गेस्ट। अभी ये जो होस्ट टू गेस्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी वेट अ सेकंड, ये यहाँ पे जो हमारे पास होस्ट टू गेस्ट का ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि हमारी फॉर एग्जांपल जो विंडोज की मशीन है, ठीक है, हमारा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल्ड है, और दूसरी हमारी मशीन है वर्चुअल मशीन। ठीक है, वो कोई भी वर्चुअल मशीन हो सकती है, अभी हम काली लिनक्स में है लेकिन वो कोई भी वर्चुअल मशीन हो सकती है। ये वाली जो होस्ट की मशीन है यहाँ पर कुछ भी बेच सकती है, मतलब कि क्लिपबोर्ड है ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है क्लिपबोर्ड का और एक है हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि हम यहाँ से जो भी कॉपी करेंगे वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम वर्चुअल मशीन से कुछ भी कॉपी करेंगे तो वो यहाँ पर जो है वो नहीं पेस्ट होगा, ये सिर्फ होस्ट टू गेस्ट पे वर्क करेगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो गेस्ट टू होस्ट है, उसमें सिंपली ये है कि जो हमारे पास विंडोज की मशीन है, होस्ट है जो हमारा, और यहाँ पर जो हमारे पास वर्चुअल मशीन है, उसमें ये होगा कि वर्चुअल मशीन यहाँ पर कुछ भी बेच सकती है, लेकिन विंडोज की मशीन जो है वो नहीं बेच सकेगी। ठीक है, और जो लास्ट है हमारे पास बाई डायरेक्शनल, उसमें ये है कि बोथ विल वर्क। ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड को भी जो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वो, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ट्राई करते हैं इसे, हम दोनों को बाई डायरेक्शनल पे रख के ओके करते हैं और ये सेव हो गई है सेटिंग्स। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले मैंने किया था। यहाँ पर अभी मैं विंडोज की जो होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसके नोटपैड से मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये हमारा जो मैसेज है वो पेस्ट हो गया है। अभी मैं इस मैसेज को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, दिस इज अ मैसेज इन अ वीएम, और मैं इस वाली मैसेज को कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं, तो हमारा वो भी वर्क कर रहा है। अभी अगर हम फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। अभी ये देखें हमारे पास एरर आया है कि हमारा जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन है वो किसी एरर की वजह से फेल हुआ है, लेकिन ये वर्क अभी कर रहा है। पहले हमें कोई भी एरर नहीं आया था, ठीक है, पहले सिंपली वर्क ही नहीं कर रहा था। वो इसी वजह से भी हो सकता है कि मे बी हमने ये फोल्डर शेयर किया है, लेकिन मैं कोई और जो चीज है डेमोज डॉट जिप जो है उसे ट्राई कर लेता हूँ, ये वर्क प्रॉपरली कर रहा है। वो इसलिए नहीं था कर रहा, मे बी वो फोल्डर जो है वो शेयर था। अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ लेकिन ये भी नहीं हो रहा। वो इस वजह से भी हो सकता है कि मे बी हमने वो ऑप्शन को एनेबल करने के बाद रिबूट ना किया हो, और भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन अभी हम अगर विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, उसमें वो वाले ऑप्शन एनेबल करके देखते हैं कि वो क्या करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं मशीन में सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम एडवांस में जाते हैं और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल को ओके करते हैं। अभी इस पे ट्राई करते हैं, इसका साइज क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। अच्छा, यहाँ पर ये काफी बड़ी फाइल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे ट्राई करते हैं यहाँ पर विंडोज का जो हमारे पास वर्चुअल मशीन है उसमें। तो विंडोज का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन काली लिनक्स में ये वर्क नहीं कर रहा। इसे मैं अभी के लिए कैंसिल करता हूँ और काली लिनक्स में हम कोई और फाइल जो है वो ट्राई करते हैं। यहाँ पर काली लिनक्स मशीन में आ गए हैं हम, और ये मेरे पास एक शॉर्टकट सा पड़ा हुआ है, इसे मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये भी हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो हम करते क्या है कि मशीन को जरा हम करते हैं रीस्टार्ट। यहाँ पर रीस्टार्ट करते हैं मशीन को, और मशीन को रीस्टार्ट करने के बाद ये मुझे एक एरर सा आया है कि हमारी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। किसका एरर हो सकता है? ये एरर है हमारी यूएसबी का। यूएसबी को मैं करता हूँ अनप्लग और इसे मैं यहाँ से पावर ऑफ करता हूँ और दोबारा मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ। वो ये हो रहा है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूएसबी में बूट कर रहा है, वो यूएसबी में बूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएसबी में कुछ भी बूटेबल पड़ा नहीं हुआ, उसमें सिर्फ डाटा वगैरह पड़ा हुआ है। अभी हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हम दोबारा ट्राई करते हैं इसे डेमोज डॉट जिप को यहाँ पे कॉपी करने की, एंड इट इज वर्किंग प्रॉपरली। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा, तो जैसे अभी हमने देख लिया कि इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.2.15, ठीक है। और जो हमारी विंडोज की वर्चुअल मशीन है, अगर आप जो विंडो की होती है ना कीबोर्ड पे, और वो और आर प्रेस करें ना तो आपका रन वाला जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाता है। उसे ओपन करने के बाद सीएमडी उसमें लिख के एंटर करेंगे तो आपका जो सीएमडी होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, आपको नजर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हम इसका भी आईपी एड्रेस निकालते हैं, आईपी कॉन्फ़िग। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.2.15। अभी यहाँ पर बात ये है कि अगर काली का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो काली की हमारी वर्चुअल मशीन है, वो अगर बात करना चाहती है विंडोज की मशीन से, ठीक है, जो विंडोज की हमारी मशीन है उससे कैसे बात कर सकेगी, या इन जनरल अगर आपके दो सिस्टम्स कनेक्टेड हैं एक ही नेटवर्क पे तो कैसे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं आपको एक कमांड का जो है वो ओवरव्यू करवाता हूँ यहाँ पे। इसे मैं करता हूँ क्लियर और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर आपने करना है टाइप पिंग, और पिंग के बाद जो हमारी मशीन का एड्रेस है जिस पे हम रीच आउट करना चाहते हैं वो एड्रेस हमने लिखना है। वो क्या था? 10.0.2.5। ये हमारी विंडोज का जो मशीन का आईपी एड्रेस है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। ये करके एंटर करें। अभी देखते हैं ये हमें पिंग जो है वो क्या रिटर्न करता है। अभी ये बता रहा है कि इसने
कुछ बाइट्स का डेटा जो है वो उस पे भेजा है, अभी देखें उससे क्या हमें वापस मिलता है। तो यहाँ पर हमें कुछ वापस नहीं मिल रहा, ये यहीं पर स्टक हो गया। इसे मैं कंट्रोल सी प्रेस करके कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये बता रहा है हमें यहाँ पर कि इसने जो है अराउंड अबाउट 32 पैकेट्स भेजे हैं, ठीक है। 32 पैकेट्स भेजे हैं। पैकेट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इससे जो है वो 0 रिसीव हुए हैं, ठीक है। मतलब है कुछ भी रिसीव नहीं हुआ और 100% इसका ये लॉस ही हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है हम करते क्या है, हम विंडोज की मशीन पर जाते हैं और यहां से बात करने की कोशिश करते हैं काली पे, ठीक है। तो यहां पर भी कमांड इसकी सेम है, पिंग हमने करना है 10.0.2.15, ठीक है। ये करके हमने करना है एंटर और अभी देखते हैं क्या होता है। इसने अभी जो है वो पैकेट्स भेजे हैं, 32 बाइट्स का डाटा भेजा है। और अभी यहाँ पर देखें कि क्या हुआ है। यहाँ पर इसने कितने सेंड किए हैं, सेंड इसने किए हैं, सॉरी वेट अ सेकेंड, सेंड इसने जो पैकेट्स किए हैं वो हैं हमारे पास ये 4 पैकेट्स, 4 पैकेट्स इसने सेंड किए हैं। और इसे रिसीव कितने हुए हैं, रिसीव भी इसे 4 हुए हैं, ठीक है। मतलब कि इसका 0% लॉस हुआ है, इसे कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसने जितने पैकेट्स भेजे थे उतने ही इसे वापस मिले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा पिंग के बारे में बताता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि क्या वजह है कि काली जो है उसने जो पैकेट्स भेजे हैं वो विंडोज के पास नहीं गए, ठीक है। लेकिन विंडोज ने जो ट्रांसमिशन करने की कोशिश की है वो सक्सेसफुल थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि पिंग की। पिंग क्या होता है, पिंग क्या होता है। तो यहां पर पिंग जो स्टैंड होता है वो स्टैंड होता है पैकेट इंटर नेट ग्रोपर। अभी पैकेट क्या चीज है, ठीक है। आपका जो डाटा होता है, फॉर एग्जांपल आपने ये फाइल किसी को भेजनी है या इन जनरल आपने किसी को मैसेज भेजना है। हम एग्जांपल ये लेते हैं कि आपने ये वाली जो फाइल है किसी को सेंड करनी है, ठीक है। किसी को सेंड करनी है ये फाइल। तो यहाँ पर ये फाइल इकट्ठी नहीं जाएगी इंटरनेट पे। ये जो एक फाइल होगी, ये फॉर एग्जांपल ये काली की मशीन से जानी है, ये यहाँ पर विंडोज की मशीन में, ठीक है, विंडोज की मशीन में जानी है। तो ये इसके पास ये फाइल है, ये इकट्ठी सारी की सारी फाइल जो है वो यहाँ पर नहीं जाएगी, ये पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी। छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएंगे और ये फाइल जो है वो विंडो तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी और विंडोज में जाके जो है ये आप सेव कर सकते हैं। अभी जो आप मैसेज भेजते हैं वो भी पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या हाल है भाई, ठीक है। आप किसी को ये मैसेज भेजते हो, अभी उस बंदे को जो मैसेज मिलता है वो क्या मिलता है, क्या हाल है भाई, उसे भी यही मैसेज मिलता है। उसे ये मैसेज नहीं मिलता हाल भाई क्या है, मतलब कि इधर उधर पैकेट्स नहीं होते, क्योंकि ये इकट्ठा मैसेज तो नहीं जाता, ये पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। तो उसे जो मैसेज मिल रहा है वो भी बिल्कुल सही का सही मिल रहा है जिस फॉर्म में आपने उसे भेजा है। तो वो किस तरह उसे मिलता है, उसका जो काम होता है वो करता है टीसीपी आईपी, ठीक है। टीसीपी आईपी जो है वो पैकेट की जो अरेंजमेंट होती है उसे सेट करता है, ठीक है। और बहुत सारा और भी काम करता है टीसीपी आईपी, इसे हम नेटवर्किंग में जो है वो कवर कर चुके हैं कि टीसीपी आईपी करता क्या है, ठीक है। तो पिंग जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक कर सको कि नेटवर्क आपका जो है वो कितना सही है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं टर्मिनल को एक दफा दोबारा ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर आप जो है इससे चेक कर सकते हो कि जो नेटवर्क पर मशीन अवेलेबल है उसे मैं रीच आउट कर पा रहा हूं या नहीं। ये भी जरूरी नहीं कि आपने आईपी एड्रेस ही लिखना है, आप यहाँ पर google.com भी लिख सकते हो और ये आपको google.com पे ले जाएगा। लेकिन वहां पर आपने विंडोज में देखा
वो रुक गया था, ये रुकेगा नहीं। अभी कंट्रोल सी प्रेस करें इसे कैंसिल करने के लिए, ठीक है। लिनक्स में ये रुकता नहीं है, इसे जो है कोई ना कोई स्विच देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये देखें कि ये गूगल पे तो चला गया है, गूगल किसने देख लिया कि ये गूगल को रीच आउट कर सकता है, जो भी पैकेट्स भेज रहा है उसे वापस मिल रहे हैं। इसने 10 ट्रांसमिट किए हैं और 10 इससे रिसीव हुए हैं और इसने 10 ही ट्रांसमिट किए हैं, मतलब कि कोई भी इसे लॉस किसी किस्म का नहीं हुआ। लेकिन हम जो इसमें कर रहे थे, विंडोज की कनेक्टिविटी को चेक कर रहे थे, मतलब कि विंडोज के साथ ये बात कर सकता है या नहीं, जिसका हमने आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखा था, तो वो क्यों नहीं वर्क कर रहा। लेकिन जब विंडोज से हम कर रहे हैं कुछ भी, तो विंडोज तो प्रॉपरली वर्क कर रही है हमारी, ठीक है। विंडोज ने 4 पैकेट्स भेजे हैं यहाँ पे, उसे चारों का चारों जो है वो वापस रिसीव भी हुए हैं, उसे जो है वो जवाब भी मिला है, ठीक है। जब पैकेट्स भेजे जाते हैं, मैं आपको वेट अ सेकंड काली में लेके चलता हूँ। जब पैकेट्स जो है वो भेजे जाते हैं वो कहलाते हैं एको रिक्वेस्ट, मतलब कि वो रिक्वेस्ट एक जा रही होती है जवाब के लिए, ठीक है। और जो हमें वापस आता है वो होता है एको रिप्लाई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। फर्दर मोर यहाँ पे मसला हमें ये बन रहा है कि हमारा जो काली है उसमें कोई फायरवॉल वगैरह नहीं है, लेकिन विंडोज में अगर आप देखेंगे, सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे नहीं, हम चलते हैं यहाँ से कंट्रोल पैनल में, जिस पीसी को ओपन करें और यहाँ पे जो है हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं। तो कंट्रोल पैनल में मैं आपको दिखाता हूँ कि वजह इसकी क्या बन रही है। ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इसमें जो फायरवॉल है वो इसे जो है वो ब्लॉक कर रहा है रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों जो फायरवॉल्स हैं वो ऑन है। यहाँ पे टर्न विंडोज डिफेंडर, हाँ यहाँ पे हम इसे ऑफ कर देते हैं। फायरवॉल हमने ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। हमें ये वार्निंग आ गई है। लेकिन अभी अगर हम दोबारा काली में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं 5 पे, तो अभी देखें हमें जो 5 से रिक्वेस्ट आ रही है वो वापस सक्सेसफुली रिसीव हो रही है, ठीक है। मतलब कि अभी कोई भी इसमें इंटरप्शन नहीं है। वो इस वजह से कि पहले जो हमें मसला आ रहा था वो ये था कि हमारा जो फायरवॉल है वो ब्लॉक कर रहा था हमारी रिक्वेस्ट को, ठीक है। वो सारी के सारी जो पिंग की रिक्वेस्ट थी वो ब्लॉक कर रहा था। और फायरवॉल और भी बहुत सारी चीजें ब्लॉक करता है इस तरह की जो डेंजरस टाइप होती है, क्योंकि ये एक किस्म की डेंजरस चीज ही है, ठीक है। कोई आपको चेक कर रहा है कि आप अवेलेबल हो या नहीं। अगर आप किसी ऑफिस में हो और आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है सिस्टम्स के अंदर, तो उसमें ऑप्शन होता है आप एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हो, आप आईपी एड्रेसेस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर फायरवॉल आपका ऑन होगा तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी एक्सेप्शन के बगैर, ठीक है, मतलब कि एक्सेप्शन के आउट ऑफ द स्कोप, तो वो सारी ब्लॉक कर देता है। तो फायरवॉल जब ऑफ होगा तो हम इसे पिंग कर सकेंगे, देख सकेंगे ये अवेलेबल है या नहीं। लेकिन एडवांस मेथड में जो है वो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, ऑन है या नहीं सिस्टम, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। लेकिन ये फॉर बिगिनर्स आपके लिए ये बहुत है, ठीक है, कि पिंग जो है कैसे आप चेक कर सकते हो पिंग की मदद से कि अगला सिस्टम जो है वो उस पे उससे आपकी कितनी कनेक्टिविटी, आप उससे बात कर सकते हो या नहीं। पिंग में एक और भी चीज आ जाती है हमारे पास, जैसे कि इसे मैं अभी करता हूँ क्लियर, और मैं यहाँ पर करता हूँ पिंग 127.0.0.1। अभी ये आपको याद ही होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने इसे डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा बता देता हूँ इसका। आई एफ कॉन्फिग, ये हमारा लूप बैक एड्रेस है, ठीक है, हमारी ही मशीन का जो है एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ये लिख के एंटर करता हूँ तो ये रीच आउट कर सक रहा है, ठीक है, मतलब कि इसकी रिक्वेस्ट जा रही है और आ भी रही है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो NIC है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसमें यहाँ पर आप आईपी एड्रेस की जगह जो है वो सिंपल लोकल होस्ट भी लिख सकते हो और एंटर कर सकते हो, और आपका जो है ये आपके सिस्टम को ही चेक करेगा, NIC को चेक करेगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसमें आपको एरर आता है मतलब आपका नेटवर्क कार्ड जो है उसमें मसला है, यहाँ आपके प्रॉपरली नेटवर्क के ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं हुए। तो ये था कि कैसे आप जो है एक दूसरे से सिस्टम पे बात कर सकते हो, ठीक है, सॉरी नेटवर्क पे बात कर सकते हो, ठीक है। ये एक किस्म की बात ही होती है, आप प्रॉपरली बात भी कर सकते हो, मैसेजेस भी शेयर कर सकते हो CMD के अंदर ही, लेकिन वो हमारा भी मकसद नहीं है, ठीक है। हमारा भी मकसद है चेक करना कि दोनों मशीन्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनका काम जो है वो चल रहा है, मतलब कि
वो आपस में बात कर सक रही हैं। और पेन टेस्टिंग करने से पहले जो है, सीखने से पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, जो भी आप पेन टेस्टिंग करते हैं आप देख ले पहले कि दोनों मशीन प्रॉपरली नेटवर्क में कनेक्टेड है, क्योंकि नेटवर्क एक क्रूशियल पार्ट है पेन टेस्टिंग का, कीप इन माइंड। लेकिन ये बात है कि अभी ये तो हमें पता था भाई कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, मतलब जो हमने पिंग यहाँ पर किया है वो हमें पता था कि हमारी जो विंडोज मशीन है उसका आईपी एड्रेस हमारे पास है, कहाँ गया, 10.0.2.5, ठीक है। लेकिन ये हमें कैसे पता लगेगा कि नेटवर्क पे कौन कौन है और कहाँ कहाँ पर मौजूद है, अगर हमें उसका आईपी एड्रेस नहीं पता तो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डीएनएस के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हमने किया पिंग गूगल, ठीक है, मैं एक दफा करता हूँ यहाँ पे pingoogle.com, और यहाँ पे जो डाटा है हमारा, इसने बोला है 4 पैकेट्स इसने ट्रांसमिट किए हैं और 4 इसने रिसीव किए हैं। अभी आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखें, ये इसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ये किसका आईपी एड्रेस है? ये गूगल का आईपी एड्रेस है। अभी इसे हम google.com भी लिख के ब्राउजर में जा सकते हैं इस पे, या फिर हम इसका आईपी एड्रेस भी लिख के जा सकते हैं google.com पे। सॉरी, ये था 142, ठीक है। तो ये है इसका आईपी एड्रेस और ये है इसका डोमेन नेम। अभी यहाँ पर ट्राई करते हैं हम कि ये जो आईपी एड्रेस है इस पे हम डायरेक्टली जाने की कोशिश करते हैं। फायरफॉक्स अपना ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस लिख के पेस्ट एंड गो करता हूँ। तो ये भी हमें google.com पे ले गया है, मतलब कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। लेकिन ये बात को जहन में रखिएगा कि ये हर वेबसाइट के लिए वर्क नहीं करता। ये ना हो कि आप पिंग करके उसका आईपी एड्रेस निकाल के जो है वो डायरेक्टली जाने की कोशिश करें। ये बहुत कम वेबसाइट्स होती हैं जो कि डायरेक्टली आईपी को एक्सेसिबल बनाती हैं, ठीक है। ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, इसे बोलते हैं, ये काम जो करता है वो डीएनएस इसका काम करता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर जो है वो इसका काम करता है। डोमेन नेम सर्वर ही बताता है कि अगर कोई ब्राउजर में google.com लिखेगा और एंटर करेगा तो मैंने उसे इस आईपी एड्रेस पे लेके जाना है। गूगल के केस में अगर आप सुबह जो है वो पिंग करेंगे तो आईपी एड्रेस ये होगा, शाम को करेंगे तो आईपी एड्रेस चेंज होगा, उसके बाद अगले दिन आईपी एड्रेस चेंज होगा, क्योंकि गूगल जो है वो आईपी एड्रेस आपको वो प्रोवाइड करता है, उस आईपी एड्रेस पे आपको रिडायरेक्ट करता है जो उसे लगता है कि आपका कनेक्शन उस पे सही होगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं उनका एक ही आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, वो एक ही सर्वर पे होती हैं। गूगल की तरह जो है वो नहीं होती। गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए उसके आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं। लेकिन गेट द पॉइंट के जो डीएनएस होता है वो मेक श्योर करता है कि ये जो google.com है अगर इस पे कोई जाएगा तो मैंने उसे इस पे लेके जाना है, ठीक है, इस आईपी एड्रेस पे मैंने उसे जो है वो लेके जाना है। और यही चीज जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप में भी इन फ्यूचर जो है वो google.com को पिंग करने की कोशिश करें। अगर आप google.com को पिंग करेंगे वो वर्क नहीं कर रहा तो आप ट्राई कर सकते हैं, या जो कोई भी वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस जो है उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसका है 142.250.181.142। अगर आप इस पे जाएंगे और ये आपका वर्क कर रहा है लेकिन आपका google.com जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो मतलब कि आपके डीएनएस में मसला है। इंटरनेट आपका सही चल रहा है लेकिन आपके डीएनएस में मसला है। अक्सर आपने डीएनएस का मसला जो है वो फेस किया होगा, लाजमी किया होगा, क्योंकि जब भी आप गूगल क्रोम वगैरह या किसी भी ब्राउजर में ओपन कुछ करते हैं और नीचे आपको एरर आता है, वो अक्सर डीएनएस का एरर होता है कि डीएनएस को समझ नहीं आ रही होती मैंने इसे जो है वो किस किस पर भेजना है, किस आईपी एड्रेस पे भेजना है, और उसके लिए फिर आपको डीएनएस वगैरह रीसेट वगैरह करना पड़ता है, फ्लश वगैरह करना पड़ता है। तो अभी बैक टू द टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे कि कैसे आपने देखना है कि सिस्टम में क्या क्या, सॉरी, कौन कौन सा जो और लैपटॉप है कनेक्टेड है या क्या क्या कनेक्टेड है और किस किस आईपी एड्रेस पे कनेक्टेड है, तो वो देखते हैं। उसके लिए जो हम कमांड यूज कर सकते हैं वो है ARP-A।
एंटर करें। यहाँ पर देखें हमें बता रहा है ये बाकी जो है वो प्रिंटर वगैरह जो है वो वर्चुअल बॉक्स में कनेक्टेड है। यहाँ पर जो हमारी विंडोज की मशीन है वो बता रहा है उसका आईपी एड्रेस ये है और उसका मैक एड्रेस जो है वो ये है। अभी जो ARP होता है, ARP वो स्टैंड होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के लिए। इसका काम जो होता है वो होता है एक मशीन एड्रेस को फाइंड करना, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस को फाइंड करना। ठीक है, मैक एड्रेस अभी क्या होता है, मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है आपकी मशीन का, फिजिकल एड्रेस होता है आपकी मशीन का। और मशीन का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो हमेशा NIC के पास होता है। जो भी मशीन होती है उन सब का एक एक अलग अलग IP एड्रेस होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो HP का सिस्टम होता है, डेल का सिस्टम होता है, जब वो प्रोडक्शन की होता है स्टेज में, तो वो जो है वो मैक एड्रेस जो है अपना सेट करते हैं एक स्पेसिफिक हर एक मशीन के लिए। हर मशीन का अपना अपना मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस को हमने नेटवर्किंग के लेक्चर में डीपली डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा। तो जो NIC होता है उसका एक मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, और ARP जो है उसी के लिए काम करता है। लेकिन अगर हम ARP को यूज करते हैं हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन कौन सा सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है, मतलब कौन कौन सा सिस्टम जो है उससे हमारी बातचीत हो सकती है या हुई है। ये अभी जो हमारे पास शो हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेट अ सेकेंड। अगर अभी हम चलते हैं हमारी किस मशीन में, वेट अ सेकेंड, हमारी मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन में। इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ये मैंने अभी स्टार्ट नहीं की। इसे मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि जो ARP कमांड ने हमें लिस्ट की है एंट्रीज ये वाली, जिसमें हमारा विंडोज का भी IP एड्रेस है। तो अगर हम उस मशीन को स्टार्ट कर, क्योंकि हमने उससे बात नहीं की है अभी, किसी किस्म की भी उस पर रिक्वेस्ट हमने नहीं भेजी है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये इस वाले डेस्कटॉप में आ गया है। इसे हम इस वाले डेस्कटॉप में लेके चलते हैं। अच्छा, तो फिर हम देखेंगे कि इसके साथ जो है वो कनेक्शन किस तरह होगा, मतलब कि बताएगा या नहीं ARP कि ये भी हमारे जो है नेटवर्क पे मौजूद है। मेटास्प्लॉइटेबल का जो लॉगिन है वो आपने लिखना है MSF एडमिन और इसका पासवर्ड होगा MSF एडमिन। यहाँ पर आपको पासवर्ड शो नहीं होगा। मोस्ट नोड्स यही कहते हैं कि पासवर्ड वहां पे नहीं लग रहा, शो नहीं होता, बस आप MSF एडमिन लिख के एंटर कर दें और आप इसमें एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने करना है IF, क्योंकि ये लिनक्स है इसमें भी IF कॉन्फ़िग यूज होगा। यहाँ पे ये बता रहा है इसका जो IP एड्रेस है वो है 10.0.2.6। इसके हम सेटिंग में देख लेते हैं कि ये किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पर नेटवर्क में चलते हैं तो ये नेट नेटवर्क पर ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम काली में चलते हैं और यहाँ पर अगर हम ARP A करते हैं तो हमारे पास ये ARP नहीं दिखा रहा कि हमारे पास जो नया सिस्टम कनेक्ट हुआ है .6 पे मेटास्प्लॉइटेबल वो वाला। सिंपल ARP ट्राई कर लेते हैं, यहां पर भी हमें नहीं दिखा रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अभी हम क्या करें, अभी हम करते हैं एक टूल को इंस्टॉल जो कि ARP से ही रिलेटेड है। टूल किसी को भी इंस्टॉल करने के लिए पहले तो मैं लगाता हूं यहां पर sudo, उसके बाद मैं यहां पर लगाता हूं apt। अभी एप्ट क्या चीज है, जैसे बाकी जो भी कमांड वगैरह हम यूज करते हैं बाकी टूल्स हैं, वैसे ही एप्ट भी एक टूल है जो कि इंस्टॉल करती है सॉफ्टवेयर वगैरह, टूल्स वगैरह लिनक्स में, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल, यहाँ पे ARP हाइफन स्कैन एंटर, पासवर्ड यहाँ पर लिखते हैं और ये बता रहा है कि हमारा जो ARP स्कैन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपका इंस्टॉल्ड नहीं है तो इस तरह आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद अभी यहां पर मैं इसे चलाता हूं sudo ARP। ये मेरे पास अगर मैं ARP लिख के जो है वो टैब प्रेस करता हूं तो मुझे बता रहा है कि ये आप यूज कर सकते हो। ARP स्कैन -L एंटर करें। अभी यहां पर देखें कि इसने हमें बता दिया है कि कौन कौन सा जो सिस्टम है उस पर ये रीच आउट कर सकता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास हमारा मेटास्प्लॉइटेबल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है और उसका जो मैक एड्रेस है
वो भी आ गया है। मतलब कि अभी हम इस पे पिंग करके चेक कर सकते हैं, हमें पता लग गया है कि भाई एक सिस्टम है .6 पे। पिंग अभी यहाँ पर 10.0.2.6 पे जाते हैं, एंटर करते हैं और ये हमारे रिक्वेस्ट वहां पर जा रही हैं और वहां से आ भी रही हैं। मतलब कि हमारा कनेक्शन इससे जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। इस पे 6 रिसीव्ड हुए हैं, 6 ही ट्रांसमिट हुए हैं, 0% जो है वो लॉस हुआ है। मतलब कि हमारी प्रॉपर इस पे कनेक्टिविटी है। और अभी अगर मैं क्लियर इसे करके सिंपल लिखता हूं ARP-A, और ये देखें जो .6 है वो भी हमारे पास आ गया है अलॉन्ग विद मैक एड्रेस, क्योंकि ये ARP कैच में मौजूद है। Thanks for watching. Like and subscribe.